इतना बढ़िया समय बांध दिया उन्होंने शुरू में ही सक्सेना साहब ने कि मैं भाव विभोर हो गया था और उस कड़ी को और भी परवान चढ़ाया श्रीमती सक्सेना ने। मैं यहाँ आकर अपने को धन्य समझता हूँ कि सुदूर अपने देश से और यहाँ कनाडा में आप लोगों ने हिंदी लेखक गिल्ड बनाया, इसके लिए मैं जितनी भी बधाई दूं, जितना धन्यवाद दूं, वह कम है। मैं तो इसके लिए नहीं आया था कनाडा, मैं तो एक कहावत है, आए थे हरिभजन को होटल लगे कपाल। तो मैं यहाँ आया था किसी दूसरे मूड में, लेकिन अनिल सिन्हा साहब हैं और उनकी श्रीमती जी हैं, वो भी आप लोगों से जुड़ी हुई है, वंदिता जी। तो मैं एक दिन ढूंढ रहा था, जहाँ जाता हूँ मेरी आदत है कि कैसे कैसे लोग हैं यहाँ, जरा सा मैं देखूँ जो हिंदी साहित्य की सेवा कर रहे हैं। तो अचानक याद आया कि वे भी तो शायद वहीं हैं। तो मैंने इनको फ़ोन लगाया और फ़ोन लग गया तो इन्होंने कहा कि आप गूगल पर जो ढूंढ रहे हैं तो यहाँ शैलजा जी हैं, बहुत बढ़िया काम कर रही हैं। तो आपको बहुत बहुत बधाई विशेष रूप से कि आप अध्यक्षा के तौर पर इसको बहुत आगे ले जा रही हैं। यह काम मैं विदेशों में भी जहाँ जाता हूँ, आज भी या पहले भी गया, तो वहाँ भी करता रहता हूँ। और एक बिरादरी है हमारी, भाषा का कितना बड़ा रोल होता है, कितनी बड़ी भूमिका होती है, इसके बारे में 5 मिनट में नहीं बताया जा सकता है। कभी मौका मिला अगर तब मैं बात करूँगा, अभी समय सीमित है जैसा कि मुझे बताया गया। तो मैं साहित्य की जो बात हम तमाम लोग करते हैं, दुनिया की किसी भी भाषा का साहित्य, उसकी जितनी हम श्रद्धा की दृष्टि से उसको देखें, हमको जरूर देखना चाहिए। सबकी अपनी अपनी देन है और किसी एक भाषा का कवि या साहित्यकार अंततः एक भाषा का साहित्यकार नहीं रहता है, वह शाश्वत होता है। जिस तरह तुलसीदास स्वांतः सुखाय लिखने वाले और क्या कहते हैं कि भाषा भणित मोर मति भोरी, हंसिवे जोग हंसे नहीं खोरी, कि मेरी भाषा तो ऐसी है नहीं, अगर कोई पढ़कर हंसता है तो उसको पूरा अधिकार। कौन कह रहा है? विश्व का महानतम कवि, अब तक उससे बड़ा कवि कोई दुनिया में नहीं हुआ। बहुत पहले हम लोग यहाँ चर्चा होती थी कि शेक्सपियर बहुत बड़े कवि, यह भी एक अंग्रेज ने ही सिद्ध किया था। जिस तरह से गारसा दतासी ने हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा, वो हिंदी का नहीं था, फ्रांस का था, गारसा दतासी। उस तरह से मैं बात करने लगूं, यह समय नहीं है उसका। तो बहुत सारी बातें हैं जिस पर आप गर्व कर सकते हैं, एक बात नहीं, गिनाने में पीछे हम लोग छूट जाएंगे, लेकिन इसकी महिमा नहीं खत्म होने वाली है। शब्द शक्ति की चर्चा की और जब शुरू में ही शैलजा जी ने, लता जी ने जब यह बात हो गई, एक प्रोफेसर तो हरदम मास्टर ही में रहता है। तो हम लोग तो सारी जिंदगी 42 साल तक मैंने प्राध्यापन किया, तो या तो ऑनर्स में मैं पढ़ाता रहा और एमए में और विशेष रूप से, और पीएचडी के लड़के जो आते गए तो उनके लिए और भी विराट हो गया पटल। तो शब्द शक्ति क्या है? वास्तव में ठीक कहा आपने, शब्दों में निहित जो अंतर्निहित शक्तियां हैं वो 3 ही तरह से आप उसको परिभाषित कर सक्सेना साहब जानते हैं, अविधा लक्षणा व्यंजना। अब ये समझाने का नहीं है आप सब विद्वान हैं। तो वो सब है नहीं, तो बिल्कुल मोटा मोटी आदमी स्वभाव से भी व्यंग्यकार होता है। ठीक है, वो हरिशंकर पारसाई ना हो गए, जोशी जी ना हो,
लेकिन स्वभाव से मनुष्य जो होता है वह व्यंग में रहता है। अब व्यंग की कहाँ से उत्पत्ति होती है? वेदना से। कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो वेदना से ही व्यंग की उत्पत्ति ये। तो हम जब किसी को कहते हैं रिक्शा इधर आओ, है गाड़ी लेकर आओ, तो रिक्शा वाला, रिक्शा तो यहाँ नहीं चलता है इसलिए बहुत लोग शायद ना परिचित हो, लेकिन तो तुम आदमी हो कि पैजामा, ये सब बोलते हैं। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, वैसा उदाहरण जो आपके बिछावन से ही जुड़ा रहता है अगल बगल। इसका अर्थ क्या है? वही अभिधा तो है। मैंने आपको कहा कि जरा इधर आइए, तो इसका दूसरा अर्थ तीसरा अर्थ नहीं हो सकता। सीधे यही अर्थ है कि आपको यहाँ मैं बुला रहा हूँ। लेकिन जब मैंने कह दिया कि अरे रिक्शा इधर जरा सा आना, तो रिक्शा अपने आप में है क्या? वो रिक्शा अपने से चल के आ जाता है आपके यहाँ। मेरा कहना रहता है कि यह रिक्शा वाले तुम रिक्शा पर चढ़कर उसको चलाते हुए यहाँ पर आओ। तो क्या आप इतना किसी रिक्शे वाले को कहते हैं? लेकिन सारे लोग समझते हैं कि नहीं, यही लक्षणा और व्यंजना है। मैं सोचता हूँ कि सारे लोग चूंकि हिंदी साहित्य के नहीं हो तो मोटा मोटी सामान्य रूप से आप भी इसमें दिलचस्पी लें, क्योंकि बोलने वाला केवल बोलता जाए तो सुनने वाला थोड़ी देर के बाद और उससे कैसे निकल जाए, क्योंकि तो चाट रहा है। यह परिवेश न बने, इसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ कि आप भी उसमें डूबिए। क्योंकि क्या कहा जिगर मुरादाबादी ने, इश्क नहीं है आशा, इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो हम केवल उर्दू गजल पर ही ना जाए। पहले हमारे बिहारी लाल कम है, सत सजा के दो हरे अरुणाल वाक्य तीन, देखन में छोटन लगे भाव करेगा। तो वे क्या लिखते हैं? संतरी नाद कवित्र रस, सरस राग रति रंग, अनबूरे बूढ़े तिरे ये बूढ़ सब अंग। अर्थ समझा देता हूँ। आप तो विद्वान हैं आप, लेकिन बाकी भाइयों के लिए तो वहाँ क्या है? भाइयों के लिए कुछ बातों के लिए सब बहुत अच्छा अर्थ है। और हम लोग जब जाते हैं प्रोफेसर लोगों का क्लास लेने, क्योंकि हमारे यहाँ हर यूनिवर्सिटी में है, प्रमोशन के लिए 21 दिनों का उनको करना पड़ता है। उसको क्या बोलते हैं? रिफ्रेशर कोर्स। हिंदी में उसको पुनश्चर्या पाठ्यक्रम कहते हैं। आप सब समझती होंगी मोनिका जी। तो उसमें क्या है? तंत्री नाद और कवित्र रस। तंत्री नाद तो संगीत, संगीत की उत्पत्ति कहाँ से होती है? यहाँ से नहीं है। नाद ब्रह्म की उपासना लोग करते हैं, तो उसको कहा गया कि नादम ब्रह्मम, तो वहाँ यहाँ से उत्पत्ति होती है। जैसे आप बोलते हैं, इससे भी नीचे मैं जाता हूँ बंद सप्तक, यहाँ से यह सब तो कुछ नहीं है। तार सप्तक में जाइए, मध्यम सप्तक में आइए, लेकिन कहाँ से बुनियाद है उसकी? वही खाद सप्तक। तो विषांतर नहीं ना हो रहा है, आप बोर नहीं हो रहा है तो कह दीजिएगा। मैं लेकिन तुरंत समाप्त करता हूँ इन सब चीजों को। थोड़ा सा तो यह है तो शब्दों का अर्थ हमेशा कंटेक्स्ट से, संदर्भों से ही निर्धारित होता है, नहीं तो शब्द अपने आप में क्या है। इसीलिए शब्द को भी ब्रह्म माना गया, शब्दम ब्रह्म। और नाद ब्रह्म की उपासना संगीत है। तो खैर कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं, कभी लगता है कि कहीं फिर से क्लास में तो नहीं खड़े हो गए।
तो अब इनको मैं यहीं पर छोड़ता हूँ, विराम चिन्ह देकर आगे की ओर बढ़ना चाहता हूँ। लेकिन उसका अर्थ मैं नहीं समझा सका। तंत्री संगीत, कविता, सरस राग रति रंग, और ये सब क्या है कि संगीत में जब तक आप डूबेंगे नहीं तो आप डूब जाएंगे, यानी आप खत्म हो गए। जी, उसी तरह से कवित रस, कविता में भी आप जब तक डूबेंगे नहीं, अपने आप को वहाँ नहीं पहुँचा पाएंगे। इसीलिए क्या हमारे यहाँ उसको भी ब्रह्मानंद की उपाधि दी गई है। कविता को ब्रह्मानंद कहा गया, वह ब्रह्म नहीं है लेकिन ब्रह्मानंद सहोदर है, उसी के इर्द गिर्द है, बिल्कुल उसी के लिए समान है। तो इसलिए हम लोग के यहाँ यह भी माना गया, और ललित कला के जो हम आप लोग भेद पढ़ते हैं तो सबसे श्रेष्ठ कला कौन सी है? काव्य कला है। हालांकि विद्वानों में, आचार्यों में कुछ भेद भी है, मत वैभिन्न है कि संगीत कला को हम श्रेष्ठ माने या काव्य को। तो वह आज का विषय नहीं है, निसंदेह। काव्य में कभी संगीत ही नहीं है तो जी, और संगीत अपने आप में है क्या? हम लोग जो सोचते हैं जो हम गा रहे हैं, शब्द गा रहे हैं, वो संगीत नहीं है। हमारे गुरु लोगों ने, जिन्होंने पढ़ाया मुझको, कहा था कि यह जो शास्त्रीय संगीत है वह कोई शब्द नहीं है। हम लोग जो बोलते हैं ये क्या है? इसका कोई अर्थ नहीं, निरर्थक है। वह तो केवल लय और सुर, या जो बोलता रहता है अपने आप में आलाप तान, यह सब शास्त्रीय संगीत हो चुका। हम लोगों की सुविधा के लिए शब्दों को बैठा दिया करते हैं सरगम के ऊपर, तो वह शास्त्रीय संगीत नहीं हुआ। अब उसका स्थान सुगम संगीत में ले। लेकिन विशुद्ध रूप से जो शास्त्रीय संगीत है उसको शब्द की अपेक्षा नहीं है। हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के कल्याण के लिए जब हम वैसा करते हैं तब वह यह रूप ग्रहण करता है। इसलिए संगीत भी साधारण चीज नहीं है, उसको भी ब्रह्म का रूप दिया गया है। बहरहाल मैं समझता हूँ कि ज्यादा बहस की ओर बातें जा रही है, यह उचित नहीं है। इसलिए अब मैं सोचता हूँ केवल यहीं तक सीमित कर दूं, या जो आदेश हो। तो जो मैंने व्यंग्य की बात की, तो व्यंग्य में हर तरह के जो सरकार में लोग हैं या जो हमारा तंत्र है या लोग हैं, तो एक देखिए, यह पहली बार पढ़ा गया था अखिल भारतीय मुशायरे में, तो मैं उसको फिर आपके समक्ष आपकी इजाजत से पढ़ रहा हूँ। हो सके तो औरों को दिल से लगा कर देखिए, हो सके तो औरों को दिल से लगा कर देखिए, खैर तो हम भी नहीं कभी आजमा कर देखिए, खैर तो हम भी नहीं। सारी दुनिया के पैमाने पर मैं कह रहा हूँ, किसी एक देश के लिए नहीं, कि सोशल जस्टिस और दूसरे प्रभुत्वशाली देश हैं क्या कर रहे हैं। संस्करण बदला हुआ, संस्करण बदला हुआ, पुस्तक पुरानी है वही, संस्करण बदला हुआ, पुस्तक पुरानी है वही, ये
चिलमन हटा कर इस सामाजिक न्याय को चिलमन हटा कर देखिए, हो सके तो औरों को। और मूल्य तो अब है नहीं, नैतिकता की कीमत लगती है हर जगह, तो उस पर है मूल्य सारे ध्वस्त हैं, मूल्य सारे ध्वस्त हैं, सिद्धांत सूली पर चढ़े, मूल्य सारे ध्वस्त हैं, सिद्धांत सूली पर चढ़े, अल्लाह सहमी जा रही इनसे लजा कर देखिए। लाज का मैंने मानवीकरण किया, जैसे कामायनी में प्रसाद जी का लाज सहमी जा रही इनसे लजा कर देखिए, हो सके तो औरों को। जितने विकासशील देश भी हैं उसमें शामिल, विकसित देश तो सबसे ज्यादा है, घोषणाएं हो रही है, अब पर्यावरण भी मिटता जा रहा है, तो उस पर एक नजर। घोषणाएं उग रही अब फाइलों के खेत में, घोषणाएं पढ़ो, घोषणाएं उग रही अब फाइलों के खेत में, देश को भी चढ़ रहे चढ़गा बना कर देखिए, देश को ही चढ़ रहे। आगे देखिए, थे विपक्षी राजनीति सब जगह थे विपक्षी बेंच में आक्रोश के तेवर लिए, केवल अपोजिशन में रहते हैं तभी, थे विपक्षी बेंच में आक्रोश के तेवर लिए, अब बैठे हैं क्या रौब में, आप सत्ता मिली, अब बैठे हैं क्या रौब में महफिल सजा कर देखिए, बैठे हैं क्या रौब में महफिल सजा कर देखिए, हो सके तो औरों को। गांधी जी के चेलों को। अच्छा, एक इन लोगों की है वो पंक्ति जो है मैं पढ़ता हूँ तो स्वयं नेता जो बड़े बड़े मंत्री हैं वो हंसने लगते हैं। मैं कहता हूँ कि लोहिया जी हमारे यहाँ इतने बड़े नेता हो गए भारत के, जयप्रकाश जी का क्या कहना है, संपूर्ण क्रांति के जनक, और आज उनके चेले भी विभिन्न प्रांतों में रह गए हैं या और जगह, तो क्या नजारा है। यह है बहुत लंबी रचना, लेकिन अब मैं इसको शेष कर रहा हूँ बाकी भाइयों के लिए, बाकी विद्वान इसमें अब और छोड़ रहा हूँ। तो उसमें वह मैं सुना देता हूँ इसलिए कि वो जरूरी है आज के परिप्रेक्ष्य में, कि लोग कहते हैं गांधी जी के जो चेले थे उन्होंने देश के यही बात खाली कहते हैं। तो मैंने बहुत देसी ठेठ शब्दावली में कही है कि कोई भी आदमी समझ जाए, नहीं तो ऐसा नहीं। बेजोड़ कविता थी, बहुत ऊंची कोटि की, हमको खाली समझ में नहीं। हम लोग तो प्रोफेसर रहे हैं, लड़कों से कमेंट है,
बहुत बड़े विद्वान है, इतना मैंने बढ़िया लेक्चर दिया है कि क्या बताएं तुम्हें, क्या समझे हो कुछ कहो। वो बात मत पूछिए, समझे हम कुछ नहीं, लेकिन बेजोड़ भाषण है। ये हमारी भी स्थिति हो गई। सब तो अच्छा ही बोलता है, चाहे ट्रम्प हो चाहे कोई हो, सब बात कर लेंगे, कहेंगे वे मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, सब उसके खिलाफ में बातें कर। तो इसको देखिए, गांधी जी के चेलों को, गांधी जी के चेलों को ठगने का ठेका क्यों रहे। गांधी जी के चेलों को ठगने का ठेका क्यों रहे। जेपी लोहिया के सपूतों से ठगा कर देखिए, जेपी लोहिया के सपूतों से ठगा कर देखिए। हो सके तो औरों को दिल से लगा कर देखिए, अगर तो हम भी नहीं कभी आजमा कर देखिए।